गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 6 रिटायरमेंट डेट ऑफ पार्टनर। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 5 पढ़ा था जिसमें हमने पढ़ा है एडमिशन ऑफ पार्टनर। अब हमारा है चैप्टर नंबर 6 जिसमें हम पढ़ेंगे रिटायरमेंट या फिर डेट ऑफ पार्टनर। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स मीन्स रिटायरिंग एज अ पार्टनर फ्रॉम द फर्म as per as Indian Partnership Act 1932. When the partner retired from a firm or any reason or a partner died, the partnership ends, but the firm is not dissolved. Remaining partners can continue the firm and its business. For this purpose, necessary accounting treatment of retirement as partner to be given in the book of firm. In this situation, partnership is कॉन्स्टिट्यूट। यहाँ पे बोला है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, मतलब कि कोई भी पार्टनर रिटायर हो रहा है फॉर्म से उसको बोलते हैं रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। इंडिया एक्ट के हिसाब से 1932 के हिसाब से डिसाइड किया है कि कब जब कोई भी पार्टनर रिटायर होता है फॉर्म से, कोई भी रीज़न, या फिर वो डाई हो रहा है या फिर पर्टिकुलर कोई पर्सनल रीज़न है या फिर समथिंग कोई रीज़न की वजह से वो रिटायर हो रहा है, तो पार्टनरशिप है वो एंड होती है, लेकिन जो फर्म है मतलब जो कंपनी है जो बिजनेस है वो डिसॉल्व मतलब वो कम्प्लीटली वो बंद नहीं होता है, वो स्टार्ट रहता है। मतलब जो रिमेनिंग जो पार्टनर है जो पहले के पार्टनर से वो आपस में चाह के वो फॉर्म को कंटिन्यू कर सकते हैं और उसको वापस से चला सकते हैं। उसके लिए कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने पड़ेंगे, जो भी रिटायरमेंट है उसकी बुक को क्लोज करना पड़ेगा, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना पड़ेगा और अपने पार्टनरशिप को वो कंटिन्यू कर सकते हैं। सरकमटेंस ऑफ रिटायरिंग मतलब कौन से सरकमटेंस है, कौन सा सिचुएशन है जहाँ पे रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप होता है। जैसे कि दो है एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पहला है, सेकंड वॉलेंटरी रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर ड्यू टू द पर्सनल रीजन। सबसे पहला है एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पार्टनर्स कैन रिटायर फ्रॉम द फर्म ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। ये फॉलोइंग रीजन है जिसमें से पार्टनर रिटायर होते हैं। जैसे कि पहला है अनएमिनियसली मीन्स एनी पार्टनर जो रिटायर हो रहे हैं, कांस्टेंट पार्टनर वो कोई भी पार्टनर है वो रिटायर हो रहा है क्योंकि उसको रिटायर होना है। बाय नोटिस अ पार्टनर हैज़ राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म बाय गिविंग नोटिस। मतलब अगर कोई पार्टनर को रिटायर होना है तो उसके पास राइट है कि वो नोटिस दे के वो पार्टनर रिटायर हो सकता है। मतलब उसने पहले नोटिस किया है और उसने इंटेंशन बताया कि वो क्यों रिटायरमेंट चाहता है। बाय कॉन्ट्रैक्ट एनी पार्टनर कैन रिटायर एज पर द कंडीशन। मतलब कॉन्ट्रैक्ट है, कंडीशन है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट ही ऐसा बनाए कि उनको इतने साल का रिटायरमेंट होना है, तो उस वजह से भी पार्टनर रिटायर हो सकते हैं। इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर का मतलब जब कोई पार्टनर एंड हो जाता है, मतलब उसकी जो डेथ है, मतलब उसकी वो इतना ज़्यादा उसकी लाइबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, वो इंसॉल्वेंट हो जाता है, मतलब वो अब इतना ज़्यादा कर्जे वाला है कि वो अपने पेमेंट नहीं कर सकता है, तो पार्टनर रिटायर हो सकता है। डेथ ऑफ पार्टनर मीन्स कोई भी पार्टनर ऑटोमेटिकली किसी की डेथ हो जाए तो वो पार्टनर ऑटोमेटिकली रिटायर हो गया क्योंकि उसकी डेथ हो गई तो। एंड लास्ट है एक्सप्लिशन बाय अदर्स पार्टनर। सब्जेक्ट ऑफ प्रोविजन मतलब पार्टनरशिप डेट, कोई पार्टनर अगर उसको लगता है कि वो अदर पार्टनर उसको एक्सपेल कर रहे हैं या उसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे तो चाहते तो वो रिटायर हो सकता है। तो ये सब था एज पर एज इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के हिसाब से। अब हमारा सेकेंड है वॉलेंटरी रिटायरमेंट ऑफ पार्टनरशिप ड्यू टू हिज पर्सनल रीज़न। कुछ पर्सनल रीज़न की वजह से वो वॉलेंटरी रिटायरमेंट मतलब वो खुद पार्टनर कैन डिसाइड टू रिटायर फ्रॉम द पार्टनरशिप ड्यू टू हिज पर्सनल रीज़न। एन एक्टिव पार्टनर इज रिक्वायर्ड टू गिव पब्लिक नोटिस रिगार्डिंग हिज रिटायरमेंट, otherwise he is responsible for the liability towards third party arising from the activity after his retirement। अगर एक पर्सन है जिस वो डिसाइड किया उसको रिटायर होना है पार्टनरशिप डेट क्योंकि पर्सनल रीज़न की वजह से, तो वो एक्टिव जो भी दूसरे पार्टनर है उनको पब्लिक नोटिस दे के वो रिटायरमेंट हो सकता है। अदरवाइज अगर उसने नोटिस नहीं दिया और फिर वो रिटायर हो रहा है तो जो भी लाइबिलिटी है वो थर्ड पार्टी को पे करना पड़ेगा आफ्टर रिटायरमेंट होने के बाद भी। इसके लिए उससे पहले नोटिस देना पड़ेगा, फिर वो पर्सनल रीज़न की वजह से वो रिटायर हो सकता है। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंस अकाउंटिंग एक्सेप्ट एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के हम कौन से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं रिटायरमेंट के टाइम पे। सबसे पहले हमारा है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट एंड लॉस। जो भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो कैलकुलेट करेंगे और हम कैलकुलेट करेंगे गेनिंग शेयर। मीन्स हम जब एडमिशन करते थे हम सेक्रीफाइस ढूंढते थे कि कितना सेक्रीफाइस किया, लेकिन हम जब रिटायरमेंट का कर रहे हैं हम तो यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे गेन रेशियो कि हमारा गेनिंग कितना आया वो। सेकेंड है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। हम गुडविल की वैल्यूएशन निकालेंगे और उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे जैसे हम एडमिशन में करते थे।
थर्ड है रीवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड लायबिलिटी, जैसे हम एडमिशन में करते थे वैसे हम यहाँ पे भी रीवैल्यूएशन ऑफ असेट करेंगे और रीवैल्यूएशन ऑफ लायबिलिटी मीन्स उसका भी एक अकाउंट्स बनाएंगे। फोर्थ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड रिजर्व एंड बैलेंस, जो भी बैलेंस है रिजर्व है उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, मतलब उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जितना भी है। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ पेएबल, कितना पेएबल करना है, रिटायरमेंट है वो जितना भी पेएबल है रिटायरिंग का वो डिक्रीज हुआ है कि इंक्रीज हुआ वो हम डिटरमाइन करते हैं। लास्ट है पेमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू राइजिंग रिटायरिंग और डिक्रीज पार्टनर, जो भी पेमेंट है वो हम पूरा पे करते हैं। तो ये सारे हमारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, मतलब अकाउंटिंग इफेक्ट है जो हम रिटायरमेंट का जब हम करते हैं तो ये सारी हमें एंट्रीज है, ये सारे हमें क्लोज करना पड़ता है, सबकी एंट्री की इफेक्ट डालनी पड़ती है। फिर हमारा होता है कैलकुलेशन न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो। जब हम कैलकुलेट करते हैं न्यू प्रॉफिट रेशियो और फिर गेनिंग रेशियो, तो हमारा न्यू रेशियो का फॉर्मूला है यहाँ पे जब हम कैलकुलेट करते हैं तो न्यू रेशियो का फॉर्मूला है ओल्ड शेयर प्लस गेन, जो भी ओल्ड है और उसको गेन करो तो हमें न्यू मिल जाएगा। और अगर तुम्हारा गेन फाइंड करना है तो जो हमने ऑलरेडी फॉर्मूला पढ़ा है न्यू शेयर माइनस ओल्ड, तो ये हमारा गेन का है। न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग कैन बी कैलकुलेट एज पर फॉलोइंग सर्कमटेंस, कुछ फॉलोइंग सर्कमटेंस है जहाँ पे हम न्यू प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि व्हेन गेनिंग रेशियो और गेन इज नॉट गिवन, जब गेन रेशियो या फिर गेन या फिर गेनिंग रेशियो नहीं दिया है, इट मीन्स हमारा जो ओल्ड रेशियो है वही हमें कंटिन्यू, मतलब ओल्ड में ही हमें सारा चीज़ करना है, हमें ओल्ड में सबको डिस्ट्रीब्यूट भी ओल्ड में ही करना है। सेकेंड, व्हेन गेनिंग शेयर ऑफ कंटिन्यू पार्टनर्स गिवन, जब गेन शेयर पार्टनर्स का दिया है तब हम न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड, व्हेन गेन रेशियो ऑफ कंटिन्यू पार्टनर इज व्हेन गेनिंग रेशियो ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर इज गिवन तब। फोर्थ, उसके बाद व्हेन द ओल्ड एंड न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो आर गिवन, जब ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस ओल्ड भी दिया है न्यू भी दिया है तब हम कैलकुलेट कर सकते हैं हमारा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है वो। एंड यहाँ पे हमारा अब हम डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल लेके। फॉर एग्जाम्पल है यहाँ पे व्हेन द गेन रेशियो और गेन इज़ नॉट गिवन, जब गेन रेशियो और गेनिंग रेशियो नहीं दिया है इट मीन्स हमारा जो ओल्ड है वही हमें कंटिन्यू करना है, वो पहली चीज़ होता है। जैसे कि यहाँ पे तुम्हारा एग्जाम्पल दिया है एम एंड ओ आर द पार्टनर, ये तीन है जो पार्टनर है। प्रॉफिट रेशियो, जिनका प्रॉफिट रेशियो कितना दिया है पुराना ओल्ड दिया है 4, 3, 2। अब कैलकुलेट करने बोला है न्यू, तुम्हारा न्यू रेशियो कैलकुलेट करने बोला है। इफ़ एम फिर कुछ सर्कमटेंस दिया है कि अगर एम रिटायर हो रहा है या फिर एन, पहला है एम रिटायर हो रहा है, सेकंड है एन रिटायर हो रहा है, थर्ड में है ओ रिटायर हो रहा है। तो हमारा ओल्ड कितना दिया है 4, 3, 2, ये हमारा ओल्ड दिया है। अब इफ़ एम, अगर हमारा एम रिटायर हो जा रहा है तो हमारे बचते कौन है एन और ओ, तो एन और ओ का कितना दिया है 3, 2, तो हमारा क्या हो जाएगा 3, 2 हमारा न्यू रेशियो हो जाएगा। अगर हमारा एन मीन्स बीच वाला जो चला जा रहा है तो हमारा क्या बचता है यहाँ पे 4 और 2, तो हमारा बचता है, तो हमारा न्यू रेशियो क्या हो जाएगा 4:2 मीन्स 2:1। अगर ओ मीन्स लास्ट पार्टनर रिटायर हो रहा तो हमारा क्या बचता है सिर्फ 4:3, तो हमारा न्यू रेशियो क्या हो जाएगा 4:3। और हमें गेन निकालना है तो गेन हम कैसे निकालेंगे, हमारा सेम फॉर्मूला न्यू माइनस ओल्ड, न्यू हमने यहाँ पे ढूंढा, ओल्ड हमें ऑलरेडी दिया है तो हम वो फार्मूला पुटअप करेंगे कि न्यू माइनस ओल्ड, और हम पता चलेगा कि हमारा गेन कितना आया, जो हमने चैप्टर नंबर 4 में ऑलरेडी समझा है कि हमारा सेक्रीफाइस और गेन रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या है। तो ये सिंपल है कि अगर तुम्हें ओल्ड दिया हो और फिर उसके बाद न्यू नहीं दिया है या फिर तुम्हारा गेन रेशियो नहीं दिया है तो तुम कैसे न्यू पहले ढूंढोगे। पहले न्यू ढूंढने के लिए जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको लिमिट करके जो बाकी का है ओल्ड वही हमारा न्यू हो जाएगा, और गेन का फॉर्मूला हमारा है न्यू माइनस ओल्ड। अब हमारा इसके बाद हमारे सारे छोटे सम्स से गेन रेशियो निकालने का जो ऑलरेडी हमने किया है, जब हम बड़े सम्स करेंगे तो हम ऑलरेडी सारे सॉल्व करेंगे। नाउ हमारा कुछ पॉइंट है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जो हम करते हैं कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हमारा कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है जब डेथ ऑफ और रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, तो हम कैसे करते हैं। पहला है ओल्ड गुडविल इज इफ एनी अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट इन द ओल्ड फॉर्म इट विल बी रिटर्न ऑफ इन ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। जो भी ओल्ड गुडविल दिया रहेगा बैलेंस शीट में
वो हम हमेशा रिटर्न ऑफ करते हैं ओल्ड में, जो भी हमारा ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस है, जैसा हम पार्टनर कैपिटल में करते थे वैसे ही करेंगे। बाय ऑल द पार्टनर इंक्लूडिंग जो भी पार्टनर है सारे पार्टनर, मतलब जो रिटायरमेंट पार्टनर इवन उसको भी इंक्लूड करके, फॉर विच द जर्नल एंट्री, जिसकी जर्नल एंट्री हम कैसे पास करेंगे, ओल्ड पार्टनर जो भी कैपिटल करंट उसको डेबिट करेंगे टू गुडविल, जैसा हम करते थे। मीन्स हम डेबिट साइड में पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में जाके गुडविल की एंट्री करते थे, सेम वैसे ही करेंगे जब हमारा बैलेंस शीट में ऑलरेडी गुडविल का पॉइंट दिया है तब। सेकेंड हमारा है रिटायरिंग और डिक्रीजिंग पार्टनर इज गिवन इज शेयर ऑफ गुडविल। अब जब रिटायरिंग जो भी पार्टनर है या जो भी जो भी डेथ हो रही है वो पार्टनर अपना शेयर ऑफ गुडविल देगा, तो उसकी जनरल एंट्री कैसे करेंगे, कंटिन्यू पार्टनर जो बाकी के दो पार्टनर बचे, मीन्स जो भी दो पार्टनर है ए बी या फिर एक्स वाई जो भी है, वो पार्टनर को डेबिट करेंगे टू रिटायर पार्टनर, जो भी रिटायर पार्टनर है उसको हम क्रेडिट करेंगे। तो ये हमारी सेकेंड एंट्री है, जब रिटायरिंग पार्टनर जो भी है उसका गुडविल का वो शेयर है वो गेन कर रहा है, मतलब उससे को दे रहा है। तो ये हमारा हो गया। फिर सेम जैसे हम एडमिशन करते थे तो हम कैसे कौन से अकाउंट बनाते थे, हमारा रेवुलेशन, पार्टनर्स कैपिटल, कैश बैंक, बैलेंस शीट। सेम चैप्टर नंबर 6 में भी सेम करना, ये वाला चैप्टर में भी हमारा सेम होगा कि हमारा रेवुलेशन बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल, कैश बैंक और बैलेंस शीट। और हम जो रेवुलेशंस की एंट्री करते थे, जब हम रेवुलेशंस वाला हमने जो जनरल एंट्री सीखी थी कि जब असेट डिक्रीज हो तो कैसे इफेक्ट डालना है, असेट इंक्रीज हो तो कैसे इफेक्ट डालना है, सेम वही इफेक्ट हम डालेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल है, जैसे कि यहाँ पे है रेवुलेशंस ऑफ असेट एंड लायबिलिटी, जैसे यहाँ पे पॉइंट दिया है चैप्टर नंबर 5 जैसा ये पूरा हम वैसा ही सेम फॉर्मेट में करेंगे। जैसे इंक्रीज इन असेट और डिक्रीज इन असेट या डिक्रीज इन लायबिलिटी, अगर इंक्रीज होता है असेट या फिर लायबिलिटी डिक्रीज होता है तो हम रेवुलेशंस के क्रेडिट साइड में लिखते थे। वैसे ही अगर हमारा असेट डिक्रीज होता है या फिर हमारी लायबिलिटी इंक्रीज होता है तो रेवुलेशंस के हम डेबिट साइड में जाते थे। नेट प्रॉफिट होता था तो हम डिस्ट्रीब्यूट करते थे पार्टनर्स में उनके ओल्ड रेशियो में, और फिर उसको हम क्लोज करते थे पार्टनर्स कैपिटल या फिर करंट में। वैसे ही असेट और लायबिलिटी जो भी हमारी बैलेंस शीट में जो दिखाते हैं हम न्यू हमारा वैल्यूज़ दिखाते हैं, हमारी जो नई वैल्यूज़ होती है इंक्रीज और डिक्रीज के बाद वो वैल्यू हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं। तो सेम वैसे ही करना है रेवुलेशंस का। नेक्स्ट वीडियो में मैं समझाऊंगी, इससे पहले एक बार थियरी को एक बार थियरी को रीड कर लेना और सारे पॉइंट्स क्लियर हो कर लेना, और चैप्टर नंबर 5 के जो भी सम थे उसको इतना अच्छे से, चैप्टर नंबर 5 अगर क्लियर है तो चैप्टर नंबर 6 भी बहुत इजी है, तो सिर्फ एक बार थियरी रीड कर लेना है। थैंक यू।